जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम मूल विधि का अगला टॉपिक दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए मूल विधि के हम सभी टॉपिक करा रहे हैं। आपको मूल विधि के लिए कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। हम जो टॉपिक दूसरे व्यक्ति 2-2 घंटे में करा रहे हैं, वही चीज़ हम आपको 25 से 30 मिनट की एवज में कराएंगे। ठीक है, थ्योरी और MCQ दोनों। और वादा करते हैं आप हमसे पढ़ करके 40 में से 25 से 30 क्वेश्चन बड़े आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो आपका काम केवल इतना होगा कि हम ये पढ़ाएंगे और आपको पढ़ना है मन लगा करके। ठीक, और बड़ी ईमानदारी से पढ़ना है, क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ने से कुछ नहीं होता है। अच्छे से पढ़ते रहिए, जो भी हम करा रहे हैं उनको साथ में नोट्स बनाते रहिए और उनका रिवीजन करते रहिए। नोट्स हम शॉर्ट में करा रहे हैं। शॉर्ट का मतलब ये है कि छोटे से रूप में बड़ी चीज़, छूटेगा कुछ नहीं, और नोट्स भी बड़े कम पेजों में बन जाएंगे जो पढ़ने में आसान होंगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, जिसे हम डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट भी कहते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम उद्देश्य की कि ये अधिनियम क्यों लाया गया था। तो इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था दहेज प्रथा को समाप्त करना, जो अक्सर महिलाओं के खिलाफ शोषण और हिंसा का कारण बनती है। अर्थात जो विवाहित महिलाएं होती हैं, उन पर उनके पति द्वारा या पति के नातेदारों द्वारा शोषण किया जाता है दहेज को लेकर के, कि अपने मायके से इतने रुपए लेकर के आओ, तुम्हारे मायके वालों ने बहुत कम पैसे दिए हैं, अगर पैसे नहीं लाओगी तो घर में नहीं घुसने देंगे। ये बोल बोल के उनके साथ में मारपीट की जाती है। तो उस हिंसा से बचाने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। भारत में दहेज लेना और देना, ये दोनों ही अपराध की श्रेणी में आते हैं और इसी के लिए कानून बनाया गया है, जो 20 मई 1961 को पारित हुआ था तथा 1 जुलाई 1961 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। ठीक है, जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया गया था और जम्मू कश्मीर में तो वही 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ है। इस अधिनियम में 10 धाराएं हैं। ठीक है, देखिए इस अधिनियम के तहत ये नहीं है कि दहेज लेना ही अपराध है, दहेज देना भी अपराध है इस अधिनियम के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आती है मुख्य बातें, यानी अधिनियम के अलावा भी कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिन्हें आपको याद रखना है। देखिए, यह है जो अधिनियम है समवर्ती सूची का विषय है। यह अधिनियम समवर्ती सूची का विषय है। सभी को पता होगा 3 प्रकार की सूची होती है: केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी जिस कानून पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकें, नियम बना सकें, वो समवर्ती सूची में आती है। ठीक है, तो इस पर केंद्र और राज्य दोनों ही नियम बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के लिए संविधान में पहली बार अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। दोस्तों, ये अधिनियम इतना महत्वपूर्ण है कि इसके लिए पहली बार संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। ठीक है, जो क्रमशः 6 मई एवं 9 मई 1961 को हुई थी। यानी पहली बार जो संयुक्त बैठक हुई थी वो 6 मई 1961 को हुई थी। फिर दोबारा में इसी अधिनियम के लिए 9 मई 1961 को हुई थी। ये भी ध्यान रखना, उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। और इसकी अध्यक्षता, देखिए जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक, तो उस समय लोकसभा के अध्यक्ष M.A. अयंगर थे। ठीक है, 1961 में। यह है गणतंत्र भारत के 12वें वर्ष में पारित हुआ था। ये वर्ष भी पूछ ली जाती है कभी कभी कि ये गणतंत्र भारत के किस वर्ष में पारित हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो इसकी अध्यक्षता, जो संयुक्त बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष थे M.A. अयंगर, इन्होंने की थी। ठीक, और किस वर्ष पारित हुआ था ये? तो 12वें वर्ष में गणतंत्र भारत के, यानी 1950 के 12वें वर्ष में पारित हुआ था ये। ठीक, अब अधिनियम से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, तो वो धारा 2 में दे रखी होती हैं परिभाषाएं ज़्यादातर। तो यहाँ पर हम एक ही परिभाषा पढ़ेंगे, दहेज, यानी दहेज होता क्या है ये। ठीक है, तो अधिनियम के अनुसार दहेज, दहेज का अर्थ है विवाह के समय या विवाह से पहले या विवाह के बाद में किसी भी पक्ष द्वारा, यानी लड़का या लड़की के पक्ष के द्वारा या किसी भी पक्ष के माता पिता के द्वारा या विवाह के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, यानी जो मीडिएटर होता है उसके द्वारा संपत्ति की मांग करना, सामान की मांग करना, धन की मांग करना या मूल्यवान प्रतिभूति की मांग करना दहेज कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इतना तो आप जानते ही होंगे कि दहेज होता क्या है।
ठीक। तो रुपया, पैसा, धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी वगैरह ये सभी दहेज की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। तो दहेज देना और लेना दोनों ही अपराध होता है। ये नहीं है कि केवल वर पक्ष के लोग ही दहेज लेते हैं, कभी कभी दुल्हन पक्ष के लोग भी दहेज लेते हैं। ठीक है। तो इसमें चाहे दुल्हन हो, दूल्हा हो, या इनके माता पिता हो, या कोई अन्य तीसरा व्यक्ति हो जिसके द्वारा दहेज मंगवाया जा रहा है, तो ये चीज़ें दहेज में आती हैं। ठीक। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखोगे, अब दहेज में मेहर और उपहार नहीं आते हैं। मेहर एक ये मुस्लिम लोगों में होता है मेहर। ठीक है। और ये जो गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं वो चीज़ें दहेज की श्रेणी में नहीं आती हैं। ठीक। अब पढ़ते हैं धारा 3, दहेज लेना और देना, यानी इसे दंडनीय बनाया गया है धारा 3 के तहत। दहेज लेना और देना दोनों ही दंडनीय होंगे। तो इसके लिए दहेज लेने और देने पर कम से कम 5 साल की कैद होगी और 15,000 या दहेज की कीमत जो भी अधिक हो का जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी जो जुर्माना है वो 15,000 होगा, या फिर दहेज की कीमत अगर 15,000 से ज़्यादा है तो वो दहेज की कीमत वाला जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है। जैसे मान लो दहेज मांगा गया है 10,000 रुपये। ठीक। और इसमें जुर्माना दे रखा है 15,000 रुपये, तो यहाँ पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर मान लो दहेज मांगा मांगा गया है 50,000 रुपये और इसमें जुर्माना है 15,000 रुपये का। ठीक है। तो जुर्माना कौन सा लगेगा? जो ज़्यादा है, यानी 50,000 रुपये का। ठीक। आगे बढ़ते हैं। धारा 4, देखिए धारा 4 में दहेज मांगने के लिए शास्ति है। देखिए धारा 3 में थी दहेज देने और लेने के लिए शास्ति यानी दंड, और धारा 4 में है दहेज मांगने के लिए। यानी अगर कोई व्यक्ति, यानी दूल्हा या दुल्हन पक्ष का कोई भी व्यक्ति दहेज मांगता है तो उसे 6 माह से लेकर के 2 साल तक की सजा होगी और 10,000 रुपये तक का जुर्माना होगा। जबकि धारा 3 में था दहेज लेना और देना के लिए दंड। ठीक। अगली धारा 4A, विज्ञापन पर प्रतिबंध, यानी दहेज के लिए अगर कोई विज्ञापन करता है, यानी अपनी प्रॉपर्टी का शौप करता है या सरकारी नौकरी का शौप करता है कि ये हमारे पास में प्रॉपर्टी है, ये नौकरी है, हमें ऐसी दुल्हन चाहिए या ऐसा दूल्हा चाहिए, तो इस चीज़ पर रोक लगाती है धारा 4A। ठीक है। ये भी दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अगली धारा 5, धारा 5 में दहेज लेने या देने का करार शून्य होना। जैसे कुछ वायदा करते हैं ना शादी के लिए कि भैया हम तो 10 लाख रुपए लेंगे तब शादी करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए ये शून्य किया गया है यहाँ पर। अगर जैसे दहेज मांगा गया है किसी पर, लड़की पक्ष ने मांगा है या फिर लड़का पक्ष ने मांगा है कि 10 लाख रुपए लेंगे या 5 लाख रुपए लेंगे तब शादी करेंगे। ठीक है। तो धारा 4 के तहत तो अपराध होगा और साथ ही साथ में धारा 5 के तहत वो शून्य हो जाएगा। ठीक है। धारा 4 के तहत सजा होगी और धारा 5 के तहत जो दहेज मांगा गया है वो प्रभावहीन हो जाएगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं धारा 7। दोस्तों इसमें हमने मुख्य मुख्य धाराएं ली हैं क्योंकि धारा 10 ही है इसमें, तो लगभग सभी इंपॉर्टेंट हैं इसमें, सभी धाराओं को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब अपराध का संज्ञान, यानी इस अधिनियम के तहत इस पर संज्ञान कौन ले सकता है, तो ये ध्यान रखोगे प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या फिर महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा इस पर संज्ञान लिया जाता है। ठीक है। पीड़ित की अर्जी पर या फिर किसी संस्था की अर्जी पर। अगली धारा 8, सजा की प्रकृति, यानी इसमें जो सजा होगी उसका स्वरूप कैसा होगा। तो इसके तहत आने वाले जो अपराध होंगे वो संज्ञेय होंगे और अजमानती होंगे। ठीक है। संज्ञेय और अजमानती। अगली धारा 8A, 8A में सबूत का भार। इसका मतलब ये है, देखिए धारा 3 और 4 के तहत विहित अपराध का सबूत उस व्यक्ति को देना होगा जिस पर दहेज का आरोप लगा है। ठीक है। यानी अगर किसी ने दहेज का आरोप लगा दिया कि इन्होंने हमसे 10 लाख रुपए मांगे थे दहेज के रूप में, या इतने रुपए की मांग करते हैं और हमारे साथ मारपीट करते हैं, तो अब इसका भार उस व्यक्ति पर होगा जिस पर यह आरोप लगाया गया है। वो ये अपने आप को साबित करेगा कि मैंने दहेज नहीं मांगा है। ठीक है। और ये तब तक अपराध रहेगा उसके ऊपर जब तक कि वो खुद को निर्दोष साबित ना कर दे। अब बढ़ते हैं अगली धारा पर, 8B, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति। देखिए दोस्तों प्रत्येक जिले में राज्य सरकार के द्वारा एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जो दहेज से संबंधित मामलों को देखेगा। ठीक है। अगली धारा, धारा 9, देखिए दोस्तों मैंने ये बताया था जो ये अधिनियम है
ये समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, तो समवर्ती का मतलब होता है केंद्र को भी नियम बनाने की शक्ति होती है और राज्य को भी नियम बनाने की शक्ति होती है। तो धारा 9 के तहत इस पर केंद्र नियम बना सकता है और धारा 10 के तहत इस पर राज्य नियम बना सकता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें केवल 10 धाराएं हैं और वो हमने 10 की 10 धाराएं पढ़ ली हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए इनका। इसे याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि ये पढ़ लिया हमने, लिख लिया, नोट्स बना लिया, अब इनको 5 मिनट आंख बंद करके सोचो कि हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी थी, कौन सी धारा में क्या था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, दहेज से संबंधित अन्य प्रावधान यानी अन्य कानून। तो दहेज से संबंधित हिंसा को रोकने के लिए, यानी इसके तहत जो मारपीट की जाती है दहेज के लिए, उसके लिए अन्य भी प्रावधान किए गए हैं। जैसे भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 498 ए और 304 बी में भी इसका प्रावधान दिया गया है। देखिए, 498 ए में था, अगर कोई व्यक्ति महिला के साथ दहेज से संबंधित क्रूरता करता है, उसके साथ मारपीट करता है, यातना देता है, तो धारा 498 ए में आता है। और अगर दहेज के लिए मार देता है तो 304 बी में आता है वो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आईपीसी की धारा 498 ए या बीएनएस की धारा 85 और 86, यानी जो 498 ए को अब 85 और 86 में कर दिया गया है बीएनएस की धारा में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखोगे, ये पूछ लिया जा सकता है कि 498 ए को अब बीएनएस की किस धारा में कर दिया गया है, तो 85 में और 86 में। ठीक है, इन्हें हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। धारा 85 में आता है दहेज के लिए क्रूरता और धारा 86 में आता है दहेज के लिए आत्महत्या के लिए उकसाना। ठीक है, जब किसी को ज़्यादा मारपीट की जाती है किसी महिला के साथ में दहेज को लेकर के, तो आत्महत्या कर लेती है, तो धारा 86 में आ जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आईपीसी की धारा 304 बी में था दहेज के लिए मृत्यु कर देना किसी महिला की। ठीक है, जैसे वो दहेज नहीं लेके आती है तो उसके साथ मारपीट करते हैं, वो मृत्यु हो जाती है उसकी, तो 304 बी में आ जाती है वो। और ये 304 बी को बीएनएस 2023 की धारा 80 में परिभाषित किया गया, यानी 80 में रख दिया गया है 304 बी को। तो ये दोनों ही आईपीसी और बीएनएस की ध्यान रखोगे। 498 ए को 85 और 86 में रखा गया है, जबकि 304 बी को 80 में रखा गया है। 498 ए में क्या है, तो पति या पति के नातेदारों द्वारा प्रताड़ित करना दहेज के लिए। तो धारा 304 बी में या 80 में क्या है, दहेज के लिए हत्या कर देना। ठीक है, तो ये दोनों ही धाराएं ध्यान रखोगे दोस्तों। इसके बाद हम लगाएंगे इससे संबंधित प्रश्न। ठीक है, ये हमने थ्योरी पढ़ ली, अब इससे संबंधित प्रश्न बनाएंगे। 15-16 क्वेश्चन होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल विधि का एक अभिन्न हिस्सा है ये एक्ट। और दोस्तों, जितने भी मैं एक्ट करा रहा हूँ, वादा करता हूँ सभी पूरी की पूरी मूल विधि कराऊंगा अपने इसी चैनल पर। आपको किसी दूसरी जगह पर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और कम समय में बढ़िया कंटेंट कराऊंगा। ठीक है, आपका काम है मेरे हौसले को बढ़ाना। इतनी मेहनत करता हूँ, आप लोग पढ़ने पर मेहनत नहीं करोगे तो फिर ऐसे कैसे चलेगा। इसलिए अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझसे दुगनी मेहनत आप करिए पढ़ने में। ठीक है, अगर आप आज मेहनत करोगे तो कल दरोगा निश्चित ही बनोगे। ठीक, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चनों पर। देखिए, पहला क्वेश्चन करते हैं इसे शुरू। दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या महिला आयोग के द्वारा की जाती है। तो कौन करता है इसकी नियुक्ति, बताओगे जल्दी जल्दी। तो इसकी नियुक्ति की जाती है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और साथ में ये भी बताओगे कि ये जो नियुक्ति की जाती है कौन सी धारा के तहत की जाती है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, धारा भी आप बताओगे किस धारा के तहत की जाती है इसकी नियुक्ति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अधिनियम में कितनी धाराएं हैं, 11, 10, 15 या 21। कितनी धाराएं हो जाएंगी अधिनियम में, 10 धाराएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दहेज लेना और देना किस धारा के अनुसार अपराध है, धारा 3, धारा 4, धारा 5 या धारा 6। दोस्तों, एक धारा में तो है दहेज मांगना,
और एक धारा में है दहेज लेना और देना। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है दहेज लेना और देना किस धारा के तहत अपराध है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका धारा 3। ठीक है, धारा 3। जबकि धारा 4 में है दहेज मांगना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। पहली बार संयुक्त बैठक कब की गई थी? दोस्तों मूल विधि में संविधान का भी टॉपिक रहता है, तो आप इसे अलग ना समझें संविधान को मूल विधि से। संविधान और मूल विधि के लगभग 25 से 26 क्वेश्चन बनते हैं दोनों को मिला के, जिसमें मूल विधि के 17-18 क्वेश्चन और 7-8 क्वेश्चन संविधान के। ठीक है, तो संविधान भी अच्छे से पढ़ना और मूल विधि भी अच्छे से पढ़ना। देखते हैं क्वेश्चन को। पहली बार संयुक्त बैठक कब की गई थी? 6 मई 1961 को, या 9 मई 1961 को, या 20 मई 1961 को, या 1 जुलाई 1961 को? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 6 मई 1961 को पहली बार। ये और बताओगे यहाँ पर जो संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, तो ये भी ध्यान रखोगे संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है, 9 मई 1961 को दूसरी बार इसी अधिनियम के तहत संयुक्त बैठक हुई थी, और 20 मई 1961 को ये पारित हुआ था अधिनियम, और 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ था। ठीक है, ये सभी डेट याद रखोगे। 6 मई 1961 पहली बार संयुक्त बैठक हुई थी, 9 मई 1961 को दूसरी बार संयुक्त बैठक हुई थी, और 20 मई 1961 को ये अधिनियम पारित किया गया था, यानी राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी, और 1 जुलाई 1961 को ये संपूर्ण भारत पर लागू हो गया था। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बताओगे मुझे कि भारत में अब तक, यानी भारतीय संविधान में अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक हुई है? संयुक्त बैठक कितनी बार हुई है? ठीक है, संयुक्त बैठक कितनी बार हुई है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अधिनियम के तहत अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? तो 2 साल तक का, 3 साल तक का, 5 साल का, या फिर 7 साल का? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साल 5, यानी ऑप्शन सी, यानी 5 साल तक, या फिर 15,000 रुपये तक जुर्माना। ठीक है, या फिर दहेज की कीमत, जुर्माने या दहेज में जो भी ज़्यादा होगा वो। कौन सी धारा के तहत है ये? तो धारा 3 के तहत। ठीक है, धारा 3 के तहत। धारा 3 में है क्या? दहेज लेना और देना। धारा 4 में क्या है? दहेज मांगना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं अब। दहेज के विज्ञापन पर रोक किस धारा में लगाई गई है? देखिए दोस्तों, दहेज के विज्ञापन पर रोक, जैसे कोई ये शो ऑफ नहीं कर सकता है कि मेरे पास सरकारी नौकरी है तो मुझे सरकारी नौकरी वाला ही चाहिए, अब मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है तो मुझे इतनी प्रॉपर्टी वाला ही चाहिए। ये अंदरूनी रूप से सब चलता है, लेकिन खुले तौर पर इसे कोई नहीं कर सकता है। तो बताओगे किस अधिनियम किस धारा के तहत इस पर रोक लगाई गई है? धारा 4, या 4A, या 5, या 8A? तो धारा 4A में आ जाएगा विज्ञापन पर रोक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दहेज के लिए हत्या कब मानी जाती है? तो विवाह के 7 वर्ष के अंदर असाधारण मृत्यु होने पर, या विवाह के 3 वर्ष के अंदर असाधारण मृत्यु होने पर, या विवाह के 7 वर्ष के अंदर साधारण मृत्यु होने पर, या विवाह के बाद कभी भी। तो दोस्तों ये साधारण और असाधारण, ये चीज़ ध्यान रखोगे कि साधारण और असाधारण क्या होता है। तो देखिए, असाधारण का मतलब होता है जैसे जहर से किसी की मृत्यु हो गई, जलने से मृत्यु हो गई, बिजली से मृत्यु हो गई, फांसी से मृत्यु हो गई, ये चीज़ें असाधारण मृत्यु में आती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बताओगे आप, दहेज के लिए हत्या कब मानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विवाह के 7 वर्ष के अंदर असाधारण मृत्यु होने पर। यानी अगर विवाहित महिला फांसी लगा ले, जहर खा ले, या आग से ख़त्म हो जाए, या बिजली के करंट से ख़त्म हो जाए, तो वहाँ पर दहेज हत्या मानी जाती है फिर वो। ठीक है, ऐसा माना जाता है क्योंकि कोई व्यक्ति अपने आप से मृत्यु को नहीं प्राप्त करता है, कोई परिस्थितियाँ उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर देती हैं। इसका सीधा अर्थ ये लगाया जाता है, अगर वो विवाहित महिला है तो कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया होगा, इसलिए उसने मृत्यु को चुना। ठीक है दोस्तों, टाइम पीरियड ध्यान रखना है 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन, दहेज मृत्यु IPC की किस धारा के तहत दंडनीय है? तो धारा 80, या 304B, या 498A, या 304A?
आईपीसी की धारा ध्यान रखनी है, आईपीसी की धारा पूछी गई है, किस धारा के तहत दंडनीय अपराध है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 304 बी। ठीक है, जबकि बीएनएस की धारा 80 है वो। अगला क्वेश्चन, दहेज के लिए क्रूर व्यवहार करना किस धारा के तहत अपराध है। क्रूर व्यवहार करना यानी प्रताड़ित करना किसी विवाहित महिला को दहेज के लिए। तो ये क्रूर व्यवहार कौन कर सकता है, पति या पति के नातेदार। ठीक है, तो किस धारा के तहत अपराध हो जाएगा ये बताओगे। आईपीसी की धारा 498 ए, या बीएनएस की धारा 85, या आईपीसी की धारा 306, या ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी आईपीसी की धारा 498 ए और बीएनएस की धारा 85। जबकि 86 में क्या था, दहेज के लिए किसी को उकसा करके आत्महत्या के लिए मजबूर कर देना। ठीक है, 86 में था वो। तो 85 और 86 दोनों ही दहेज से संबंधित थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। अधिनियम के तहत इसकी सुनवाई कौन करता है, यानी जो दहेज अधिनियम होता है इसकी सुनवाई कौन करता है। तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या ए और बी दोनों, यानी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट। इसकी सुनवाई कौन करता है बताओगे जल्दी से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, अधिनियम के तहत इसकी सुनवाई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट करते हैं। और कौन सी धारा के तहत करते हैं, तो धारा 7 के तहत। ठीक है, ये भी ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन, यह अधिनियम किस सूची का विषय है। दोस्तों 3 सूची होती है संविधान में, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। एक और विशिष्ट सूची मानी जाती है और इस पर अधिकार होता है संसद का यानी केंद्र का। ठीक है, तो इसका आंसर सही बताओगे। ये किस सूची का विषय है अधिनियम, केंद्र सूची का है, राज्य सूची का है, विशिष्ट सूची का है, या समवर्ती सूची का है। तो यह अधिनियम समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, इस पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है, केंद्र धारा 9 के तहत और राज्य धारा 10 के तहत। अगला क्वेश्चन, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। दोस्तों ये संविधान के क्वेश्चन है कुछ इसमें, तो पूछा गया है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है बताओगे। राष्ट्रपति, या लोकसभा के अध्यक्ष, या प्रधानमंत्री, या गृह मंत्री। तो बताओगे इसका सही आंसर कौन करता है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, और संयुक्त बैठक को बुलाते कौन है, तो उसे राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, कौन से अनुच्छेद के तहत, तो 108 के तहत। ठीक, अच्छा भारत में कितनी बार संयुक्त बैठक हुई है, तो अब तक 3 बार। कब कब हुई है ये भी ध्यान रखोगे, 1961 में, 1977 में, और 2002 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दहेज के तहत क्या नहीं आता है। दहेज के तहत क्या नहीं आता है बताओगे। मूल्यवान प्रतिभूति, धन, मेहर, या संपत्ति। दोस्तों इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग कम से कम देखा तो करो इन वीडियोस को। दूसरी जगह पर जाओगे 1.5-2 घंटे बिगाड़ोगे और कुछ हासिल नहीं होगा वहाँ से। आपको पीएचडी थोड़ी करना है, इसमें पेपर ही तो पास करना है। और जो 1.5-2 घंटे में सिखाते हैं वहाँ पर हमें यहाँ पर 25 से 30 मिनट में सिखाते हैं। फिर भी आप लोग नहीं देखते, पता नहीं क्या भरा पड़ा है दिमाग में, या बस वही कुछ लोग ही भगवान मान रखे हैं आपने। नाम बड़े होने से कुछ नहीं होता है, कम से कम एक बार हमारी वीडियो को भी देखें, फिर कंपेयर करके देखें कि कहाँ से क्या मिल रहा है, किस समय में मिल रहा है, कितने समय में मिल रहा है। यहाँ पर कोई पेड बैच भी नहीं है, निःशुल्क कराया जा रहा है। ठीक है, बताओगे इसका आंसर। दहेज के तहत क्या नहीं आता है, तो मेहर नहीं आती है। ठीक है, मुसलमानों में होता है ये मेहर। और एक और बात बताई थी मैंने, जो गिफ्ट होते हैं उपहार, वो भी नहीं आते हैं। ठीक है, उपहार और मेहर ये दोनों ही चीज़ें नहीं आती हैं। अगला क्वेश्चन,
दहेज का आरोप कब तक लगाया जा सकता है, यानी अगर किसी पर दहेज मांगा जा रहा है, लिया जा रहा है, तो कब तक लगा सकते हैं दहेज का आरोप? तो शादी के तुरंत बाद तक, या शादी के 7 वर्ष के अंदर, या शादी के बाद कभी भी यानी बुढ़ापे तक, या शादी के 3 वर्ष के अंदर। तो जो दहेज की प्रक्रिया होती है, यानी दहेज से संबंधित चाहे मृत्यु हो या दहेज की मांग हो, तो ये 7 वर्ष के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, 7 वर्ष के अंदर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक हुई है? तो बताओगे इसका आंसर, 1 बार, 2 बार, 3 बार या 7 बार? तो भारतीय संविधान में अब तक 3 बार संयुक्त बैठक हुई है। पहली बार कब हुई थी? तो 6 मई को हुई थी 1961 में। ठीक है, दूसरी बार 1977 में हुई थी बैंकिंग सेवा के लिए, और तीसरी बार 2002 में हुई थी आतंकवादी सिस्टम के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए हमारे 16 क्वेश्चन। देखिए, इस वीडियो में हमने पढ़ा है थ्योरी और क्वेश्चन। ठीक है, हमने थ्योरी और क्वेश्चन दोनों ही पढ़ा है इसमें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और कमेंट किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। हमें भी अच्छा लगेगा मेहनत करने में, और अच्छे से मेहनत करेंगे हम। अगली वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो हमने मूल विधि से संबंधित और भी वीडियो बना रखी हैं, उन्हें भी देख लें। ठीक है, और यहीं पर हम हिंदी साहित्य के टॉपिक भी कराएंगे, जो ट्रिक से होंगे सभी, क्योंकि दरोगा वाले पेपर में हिंदी साहित्य से क्वेश्चन जो आते हैं बहुत ही अलग टाइप के आते हैं। जैसे रचनाओं में पूछी जाती है कि इसकी विधा क्या है, तो ये विधा वगैरह है, पुरस्कार वगैरह हैं, ये हम सभी ट्रिक से करवाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ चैनल पर, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मगर प्यार से। ठीक है।